देश में इन्फेक्शन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आईसीएमआर की ताजा स्टडी बताती है कि हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी संक्रमण से जूझ रहा है। यानी हमारे आसपास हर 9वां व्यक्ति इन्फेक्शन का शिकार है, चाहे वो मामूली इन्फेक्शन हो या फिर गंभीर इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन है। अब यह सिर्फ मौसम या सफाई की कमी का मामला इसका मतलब है नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी का संकेत है। आज हम आईसीएमआर की इसी स्टडी का विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट से समझेंगे कि बढ़ते इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और भारत में ये जो चारों तरफ इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका बड़े दूरगामी परिणाम भी होते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि पूरी देश की इकोनॉमी पर भी इसके असर पड़ते हैं। इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि इन्फेक्शन से कैसे बचें। ऐसी क्या हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं जो देश में इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकें। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी, खांसी और बुखार होना अब एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन इस बीच एक स्टडी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की एक ताजा स्टडी के मुताबिक हर 9 में से 1 मरीज में संक्रमण पाया गया। देश भर में वायरल इन्फेक्शन की पहचान के लिए की गई आईसीएमआर की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 4.5 लाख मरीजों के सैंपल की जांच में 11.1% में संक्रमण मिला है, यानी हर 9 में से 1 मरीज पॉजिटिव निकला। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 5 वायरस पाए गए हैं। उनमें इन्फ्लुएंजा ए, ये वायरस सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों में पाया जाता है, जैसे तेज खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। डेंगू वायरस, ये वायरस उन मरीजों में मिलता है जिन्हें तेज बुखार होता है और जिनमें खून बहने जैसी गंभीर समस्या होती है। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस पीलिया के मामलों में पाया जाता है, जिसमें मरीज की त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं और लिवर प्रभावित होता है। नोरोवायरस, ये वायरस डायरिया के प्रकोप में पाया जाता है, जिससे मरीज को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। हर्पिन्स रिफ्लेक्स वायरस यानी HSV, ये वायरस दिमागी बुखार, जिसमें मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द और दिमागी सूजन हो सकती है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पहली तिमाही में संक्रमण दर 10.7% थी, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर 11.5% हो गई, यानी 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से मार्च तक 2,28,856 सैंपल्स में से 24,502 पॉजिटिव मिले। अप्रैल से जून तक 2,02,095 सैंपल्स में से 26,055 में संक्रमण मिला। रिसर्चरों के मुताबिक ये संक्रमण भले ही छोटे लगे, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मौसमी बीमारियों और नए संक्रमणों का संकेत हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच आईसीएमआर ने 191 बीमारी क्लस्टर की जांच की। इनमें मम्प्स, खसरा, रूबेला, डेंगू, चिकनगुनिया, रोटावायरस, नोरोवायरस, वेरिसेला, जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और एस्ट्रोवायरस जैसे संक्रमण पाए गए। आईसीएमआर ने 2014 से 2024 के बीच 40 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की है। इनमें से 18.8% में रोगजनक यानी पैथोजेन पाए गए। आईसीएमआर की रिपोर्ट साफ कहती है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। समय पर जांच, साफ सफाई और सावधानी ही हमें बड़ी महामारी से बचा सकती है। सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं आज, और आज के विशेषज्ञों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर। इसी तरह के इन्फेक्शन का शिकार है सर, तो इसको किस हिसाब से देखा जाए, कितना गंभीर है ये? नहीं, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम जब 9 में से 1 बोल रहे हैं, ये सारे VRDLs का जो डेटा है, वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब्स का, जो सारी के सैंपल्स होते हैं, यानी जो बीमार है, उसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनके सैंपल्स लेके किया जाता है। तो ये इसमें सिलेक्शन बायस होता है। यानी इसका मायना ये नहीं होगा कि अगर मैंने कम्युनिटी में टेस्ट किया तो 11% लोगों को बीमारियां दिखेंगे। 11% लोगों को दिखने का चांस नहीं है। ये सेल्फ सिलेक्टेड एक किस्म का सैंपल होता है। अब रहा दूसरा सवाल, ये जो 165 वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब्स जो लगाए थे आईसीएमआर ने, उसका मुख्य कारण क्या था? कोई नई बीमारी अपने देश में आ रही है क्या?
जो विषाणु होते हैं उनमें कुछ नए विषाणु हमको दिखाई दे रहे हैं क्या। अब ये अगर डेटा देखा तो हमको उन विषाणुओं की तरफ नजर रखना है क्या, ज्यादातर लोगों में वो हो रहे हैं क्या, उसको अगर साइक्लिक नहीं होगा तो उसके ऊपर हमको नजर रखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्लस्टर्स भी, सिम्टम्स के क्लस्टर्स लेके उनमें भी वो ढूंढने की कोशिश की कि किस किस्म के विषाणु रहते होंगे। अब इसमें सरप्राइज कुछ है क्या? सरप्राइज एक है कि हमको ये दिखाई दिया है कि नोरो वायरस हमारे देश में भी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैथोजन है। हेपेटाइटिस ए जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेस है, अगर वैक्सीन ली तो भी वो उसको बाद में बीमारी होने का चांस ये हम कम कर सकते हैं। उसके साथ में हमको डेंगू, चिकनगुनिया, इस किस्म के जो बीमारियां हैं, हर्पिस का भी है, हर्पिस सिम्प्लेक्स, वो तो हमने ये स्टडी में देखा है। तो हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ऐसे स्टडीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे स्टडीज की वजह से ही कोविड अपने देश में फैल रहा है क्या, इसका पता चल रहा था। तो उस किस्म का इसका अप्रोच रहता है। लेकिन लोगों ने गलतफहमी ये नहीं रखना है कि 11% लोग ये उस टाइम पे ये विषाणुओं के इन्फेक्शन के शिकार हुए थे। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। कुल 4.5 लाख सैंपल्स में से 11.1% में पैथोजेंस पाए गए हैं। तो इसका दूसरा मतलब आप मत निकालिएगा। बट इसके बावजूद अगर इतने सारे लोगों में इन्फेक्शन के हमको संकेत मिल रहे हैं, और दूसरा एक वायरल लोड से भी जुड़ा हुआ है। वायरल लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण दर अगर जो स्टडी की गई थी, संक्रमण दर में 0.8% की अंक वृद्धि। यह आंकड़ा थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन ये पोटेंशियल एक सिग्नल जरूर है कि वायरल लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं और डिटेल में आऊंगा, लेकिन पहले मैं फटाफट से डॉक्टर नीलम मोहन आपके पास आऊंगा मैम। और खास तौर से बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है मैम, और क्या हमें इसको नॉर्मल इन्फेक्शन के डेटा बड़े नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं, पूरा इन्फेक्शन का पूरा इकोसिस्टम ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है कि इन्फेक्शन तो होता ही रहता है, इसको इस तरह से देखा जाए, या मैम कुछ गंभीर संकेत आप देख पा रही हैं? दीपक जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली ये जो राइज हुआ 10.7 से 11.5%, इसका मतलब एकदम से हमें इस तरीके से डरना नहीं है। इसका 2 मतलब हो सकते हैं। नंबर 1 कि हमें सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया का बेटर है। जैसे पहले 2014 तक तो सिर्फ 27 लैब थी, और अब 165 लैब्स एक्सेट्रा, सर्वेलेंस सिस्टम है। लेकिन पहले अगर हम समझे ये क्यों हो रहा है, तो तभी हम उसका आंसर दे सकते हैं कि क्या करना है। तो क्यों में आपका आ जाता है क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से वेदर में क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी, एंड सेकेंड इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हमारा आता है सैनिटेशन क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन क्या है, वाटर की कितनी कमी हो रही है, एंड अर्बनाइजेशन से क्राउडेड लोग रह रहे हैं, वाटर क्लॉगिंग, जैसे हमारे ड्रेनेज सिस्टम कम है। ये सब चीजों का सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है। जब तक मुझे समझ नहीं आया ये 2 क्यों हो रहे हैं, दिस क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, क्राउडेड प्लेसेस एक्सेट्रा, हम नहीं। इसीलिए हम बात करते हैं कि वन हेल्थ का मतलब है कि अब हमें सिर्फ अपनी ह्यूमन हेल्थ के कारण से निकल के बाहर जब हम वेटरनरी एनिमल्स के बारे में भी दें, बिकॉज जब आप एंटीबायोटिक्स ओवर यूज हो जाती हैं तो भी आपकी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन आ जाती हैं, जो बहुत खतरा है देश को। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि हम उन्हें ह्यूमन बींग्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन वेटरनरी में एनिमल के जो डॉक्टर्स है, अगर वो भी सही तरीके से नहीं करें तो देश को इसका बहुत खतरा है। इसीलिए वन हेल्थ में हम चाहते हैं एनवायरमेंट की बात भी गवर्नमेंट को समझनी है, और वेटरनरी की बात भी समझनी है, और ह्यूमन हेल्थ की बात भी समझनी है। जब हमें ये मुद्दा समझ आया कि ये सब इसलिए हो रहा है, तब हम इसको एड्रेस कर पाएंगे। कि एड्रेस के लेवल भी 3 लोग की जरूरत है। गवर्नमेंट को एड्रेसिंग सैनिटेशन, वाटर, एयर क्वालिटी, इस चीजों का ड्रेनेज सिस्टम, इस पे उनको काम करना है वन हेल्थ पे।
देन आता है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की क्या जिम्मेदारी, ट्रेनिंग किस तरीके से अब देनी है, बिकॉज अब हमें जैसे आपने बताया रिकेट्सियल इन्फेक्शन जो फीवर है, रैश है, हम पहले इतना नहीं देखते थे। और हेपेटाइटिस ए, पहले कहते थे कि बचपन में ही बच्चों को हेपेटाइटिस ए हो जाती है तो वो जानलेवा कम है, लेकिन मैं लिवर स्पेशलिस्ट होने के नाते बताती हूँ कि मेरे पास हर हफ्ते लिवर फेलियर से हेपेटाइटिस ए के बच्चे आते हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट साल में कम से कम पूरी इंडिया में तो 100-150 के बच्चों की हेपेटाइटिस ए से भी ट्रांसप्लांट हो रहे, कितनों की डेथ हो जाती है बिना ट्रांसप्लांट के। तो वैक्सीनेशन की जरूरत है, वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए की तरफ दें, हम टाइफाइड की वैक्सीन दें, फ्लू की वैक्सीन दें। तो ये सब पहले नहीं होती थी, अब अवेलेबल है। गवर्नमेंट अगर नहीं दे पा रही है तो टाइम है गवर्नमेंट को भी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के बारे में। मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बहुत हैं, बट क्या समग्र दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है, इस पर भी मैं आऊंगा। डॉक्टर कीर्ति सबनीस, हम देखते हैं मैम कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां पर जो पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स हैं, खासतौर से इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जरिए हैंड हाइजीन, वैक्सीनेशन अवेयरनेस, मास्क डिसिप्लिन, फूड सेफ्टी, इस पर लगातार काम होता है स्कूल लेवल से लेकर और दूसरा ट्रांसपेरेंसी इन डेटा। अभी आईसीएमआर ने किया, अभी सर ने बहुत अच्छा चीज बताई कि आईसीएमआर ने इसलिए ये स्टडी करी ताकि ये पता कर सके कि कोई नई बीमारी तो नहीं आ रही है, बट उसमें ये डेटा पता चला तो समझ में आया कि इन्फेक्शन वाला भी हमारे पास इस तरह का डेटा है, बट एक ओवरऑल हमारे पास इन्फेक्शन को लेकर कोई खास रणनीति नहीं है। तो पॉलिसी लेवल पर, और हम जो विदेशों में जाकर देखते हैं ना, हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हैंड हाइजीन, ये सब है, ये हमारे देश में कमी है। तो आप एज ए इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट क्या सलाह देंगी, एज ए कम्युनिटी, एज अ गवर्नमेंट, हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, बट वो अवेयरनेस जो है पब्लिक में वो ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं जो हम लोग बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि खाने के पहले हाथ धो, खाना साफ खाओ, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो मास्क लगाओ, या फिर जितना पब्लिक कांटेक्ट कम रहे उतना अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि जो इन्फेक्शन एक्चुअली होते हैं घर के छोटे बच्चों को होते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं, और जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको वो इन्फेक्शन से बाहर आने के लिए डिफिकल्टी जाती है। तो ये जो डेथ का डाटा आता है आईसीएमआर से, ये मेनली एक्सट्रीम्स ऑफ एज से आता है, छोटे बच्चों में, एकदम छोटे बच्चों में, या फिर 65 के ऊपर वाले एज के लोगों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये छोटी छोटी बातें बार बार समझाई जाए। जैसे अभी वैक्सीनेशन के लिए हम लोग बहुत बार जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, लीडर्स है, या फिर एक्टर्स है, फिल्म स्टार्स है, उनका हेल्प लेते हैं हम। गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनका हेल्प लेके, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द नेशन, उन्होंने बताई हुई चीजें ज्यादा इम्पैक्टफुल रह सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो, जो छोटे बच्चों को और बड़ों को, मतलब अबाउट द एज ऑफ 65 हमें स्ट्रेस करना चाहिए, तो ही इसका प्रिवेंशन होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि ऐसा जब भी मीडिया भी ऑल्सो इज अ वेरी पावरफुल टूल, जब भी ऐसी बातें आती है, ऐसा डिस्कशंस होते हैं, लोगों को उसके साथ भी अवेयरनेस बढ़ता है कि हाँ, इसको प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसको प्रिवेंशन करने के लिए सिंपल सैनिटाइजेशन मेथड्स भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेस है, जिसके लिए अवेयरनेस एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ मेट्रोज में रहता है। तो इट इज, ये भी हम लोग अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स, थ्रू लिटरेचर बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली मैम। और ये दरअसल ओवरऑल अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स लंबे समय तक नहीं चलते, अब अवेयरनेस वीक आपने कर दिया, या पर्टिकुलर डे कर दिया, या पखवाड़ा कर दिया, बस वहीं तक वो अवेयरनेस दिखती है, उसके बारे में चर्चा विमर्श हम देखते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज में वो उसको हम तब्दील नहीं कर पाते। जबकि विदेशों में हम जाते हैं, मतलब विदेशों से मेरा कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े महान हैं, हम बड़े कम हैं या वो ज्यादा हैं, बट हम देखते हैं जब व्हेन वी लुक अप टू देम, हम बनना अगर उनकी तरह चाहते हैं तो फिर शुरुआत भी तो उसी तरह से करें कि उन्होंने क्या क्या किया, माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या किया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं, बट थोड़ा सा माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। माइंडफुल होना, अपने बिहेवियर के प्रति होना बड़ा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब थोड़ा सा हमने आपको मोटा मोटा समझाया, अब बुनियादी बात पर आएंगे, और बुनियादी बात यह कि ये इन्फेक्शन फैल कैसे रहे, कोई बीमारी है, कोई वायरल है तभी ये इन्फेक्शन फैल रहा है, या आपकी हमारी लापरवाही अभी भी कहीं पर भी बिना हाथ धोए खाना खा लेना,
मास्क का ढंग से प्रयोग ना करना या बिल्कुल छोड़ देना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, पब्लिक प्लेसेस पर किस तरह से हम बिहेव करते हैं, वहां से भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये इन्फेक्शन का स्रोत क्या है और हमें अपने लेवल पर क्या कुछ बुनियादी चीजें अपनानी है, इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अमन गंगा खेडकर सर, अब एक बड़ी दोहराए वाली एक बड़ी विचित्र स्थिति है। कुछ दिनों पहले हमने एक शो किया था जिसमें हमने कहा था कि बचपन की दवा थोड़ी मिट्टी और थोड़ी हवा। तो उस समय हमने कहा था कि आजकल ना बच्चों को एकदम से कि बिल्कुल जो भी पास जाएगा बच्चों के सैनिटाइजर लगा के जाएगा और बच्चों को छुएगा नहीं, और बिल्कुल जो फ्लोर होगा वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट होना चाहिए। बच्चों को बाहर सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में खेलने के लिए भेजते नहीं है माँ बाप आजकल कि वहां पे उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। उस समय हमने कहा था कि थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी का एक्सपोजर भी अच्छा है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो ठीक रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आज हम कह रहे हैं कि इन्फेक्शन, तो ये दो विरोधाभासी चीजें भी कभी कभी आ जाती हैं सर। तो ये बताइए सर कि एक आम भारतीय की नजरिए से इन्फेक्शन का थोड़ा बहुत एक्सपोजर ठीक है, नहीं है, या ये डेटा कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तरफा इन्फेक्शन हो रहा है? थोड़ा हमें इस पे रोशनी डालिए सर। एक तरफा नहीं, एक तो हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपने देश में अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे और आज भी ज्यादा तादाद में है। लेकिन हम एक चीज नहीं समझते कि उन बीमारियों का कंट्रोल अगर कम हुआ तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस, ट्रांजिएंट यानी शरीर की प्रतिकार शक्ति बराबर काम नहीं करेगी, तो ये इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। अब रहा सवाल, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि क्या बच्चों का पूरा एक्सपोजर बंद करना चाहिए या बच्चों को एक्सपोज होने देना चाहिए। इसमें एक चीज बहुत बड़ी हमको याद रखना पड़ेगा, हम कितना भी करें कुछ चीजों का एक्सपोजर तो होना ही होना है। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो अक्सर आपको दिखाई देता है कि वो दूसरों को लगने में उसको आसानी रहती है, वो लगेंगे। लेकिन खुद होके अगर हम उनको इनवाइट कर रहे हैं तो मेरे शरीर के ऊपर तो परिणाम होगा। ये सीजनल बीमारियां हैं, ये सीजनल बीमारियों में मुझे अलग अलग किस्म के एपिसोड्स वो बीमारियों के दिखेंगे। क्या ये अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। तो हमको कहीं तो बैलेंस रखना ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात हमको एक समझना है कि हमने कोविड के टाइम पे दो चीजें अच्छी सीखी थी कि हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे रखना है। तो उसमें हम मास्क सीखे थे। क्या मैं मास्क, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको मास्क पहनाऊंगा या नहीं? क्या वो कोई घर में बड़ा आदमी है जिसको बीमारी हुई तो उसमें मास्क उसने पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उसके दूसरे बच्चों को बीमारी लगेगी। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, बच्चे जब बीमार है तो उसको स्कूल में भेजना चाहिए क्या, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देगा, ये बीमारी बढ़ जाएगी। हैंड हाइजीन वैसे ही हमने सीखी थी कोविड में, लेकिन इसका दूसरा मायना ये क्या हो रहा है, अभी उसका एडहेरेंस कम होते जा रहा है। थोड़ा हमको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उसके बारे में हमने सोचना है। जी, जो अपने हाथ में है वो तो करना ही है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपने हाथ में कम से कम वो तो इम्प्लीमेंट करके देखिए। डॉक्टर नीलम मोहन, उसी कंफ्यूजन के साथ आपके पास आ रहा हूं मैम। बच्चे को बहुत ज्यादा एकदम ढक के रख दो तो फिर इम्यूनिटी का इश्यूज हो जाते हैं, स्टडी सजेस्ट ऐसा करती हैं, और बाहर जाओ तो इन्फेक्शन का खतरा। तो बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो मैम? देखिए, ऑलवेज याद रखें कि हर एक को जीने का हक है। तो जो वायरस है वो भी म्यूटेट करती है। ये कोविड क्या था? कोविड जो पूरी दुनिया को तहलका मचाया, तो दैट वाज आल्सो वायरस। तो जैसे आपने बोला कि वायरस में भी तहलका मच सकता है, बट द डिसएडवांटेज इन वायरस इज यू डोंट हैव एनी थिंग टू किल इट, यू हैव मोर थिंग्स टू प्रिवेंट इट। तो इसीलिए जब हम हेपेटाइटिस ए, पीलिया, जानलेवा हो सकता है, इसकी वैक्सीन है, कितने लेते हैं? टाइफाइड वैक्सीन है, कितने लेते हैं? तो जो टॉप इन्फेक्शंस अभी बताए गए आपकी स्टडी आईसीएमआर में, इन्फ्लुएंजा, यस, उसकी भी फ्लू की वैक्सीन है। डेंगू वैक्सीन बस आने वाली है, पूरे मतलब बाहर आ चुकी है। इंडिया में डीसीजीआई क्लियरेंस की वेट कर रहे हैं, होपफुली
बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको डेंगू वैक्सीन आ जाएगी और आपको कोई डेथ नहीं दिखती है श्रीलंका में, बट इंडिया में इतनी डेथ्स है। थर्ड इज हेपेटाइटिस है, ये भी प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन ऑलरेडी है। फोर्थ वॉज नॉरो वायरस, क्योंकि हमने रोटा वायरस की वैक्सीन यूज करी तो ऑब्वियसली डायरिया नॉरो वायरस आ गई। फिफ्थ वॉज हर्पीस एंसेफेलाइटिस। तो इसमें यूजुअली डायग्नोसिस लेट होती है। तो जैसे मैंने बताया कि तीनों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टायरिंग अप, रेफरल आपका होना, नीचे से ऊपर कब जाए, रेफरल सिस्टम क्लियर होना, बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस रहना। थर्ड इज सिटीजन मतलब आप जो मुझे पब्लिक देख रही है, सुन रही है, उनका क्या रोल है। उनका 3 रोल मैं बताऊंगी। नंबर 1 कि आप अपनी सैनिटेशन का कैसे ध्यान रख रहे हैं, मतलब वाटर क्लॉगिंग, सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन, बच्चों को क्या सिखा रहे, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके हाथ में है। नंबर 2 वैक्सीनेशन जो आप मांगेंगे और आप जाके लगाएंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन बताई गई है उसमें MMR भी है। MMR की वैक्सीन तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इसका मतलब कि वैक्सीनेशन लोग लगा नहीं रहे। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिटीजन ऑल्सो टू रियलाइज कि उनकी क्या जिम्मेदारी है इस तरफ। नंबर 3 बिना मतलब के वो जाके एंटीबायोटिक्स यूज कर लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नंबर 4 अर्ली गोइंग, अगर आपको किसी तरीके से फीवर हो या अर्ली डायरिया हो गए या आपको पीलिया लगता हो या रैश हो, तो ये डेंगू हो सकता है, कोई सीरियस इन्फेक्शन, आपको एक संपर्क करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि सैनिटेशन का आपको ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैम ने बताया कि आपके पास सब कुछ है दवाई, लेकिन वैक्सीनेशन से पता नहीं क्यों झिझकते हैं लोग। एंटीबायोटिक अब्यूज भी बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और अर्ली डिटेक्शन, जब भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने से दिमाग न लगाएं। और इसी के साथ मैं बहुत ही इसी चर्चा का एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जो है डॉक्टर कीर्ति सबनीस, जो मैम ने भी कहा अर्ली डिटेक्शन, उसमें लोग क्या करते हैं, अब इस तरह के हमारे यहाँ भ्रांतियां हैं कि जुकाम हो गया तो एकदम वो आजकल कोई कह रहा था कि बहुत ज्यादा जुकाम हो गया तो बर्फ जो है वो चाट दीजिए या बर्फ वाला पानी पी दीजिए, जुकाम मर जाएगा, है ना। डेंगू है तो नींबू चाट लीजिए, उससे डेंगू ठीक हो जाएगा। नाभि में सरसों का तेल डाल दीजिए तो बीपी और शुगर आपका ठीक हो जाएगा। और यहां तक कि किडनी फेल है आपकी तो गर्म पानी से सेक करके किडनी ठीक हो जाएगी। अब इस तरह की अगर भ्रांतियां हैं मैम, तो फिर कौन इन्फेक्शन को सीरियसली लेगा। तो आप बताइए मैम कि इस तरह की जो गलत धारणाएं और भ्रांति है वो कितनी खतरनाक हो सकती है एक छोटे से इन्फेक्शन के लिए आगे चलकर। ये गलत धारणाएं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, और ये क्योंकि लोग क्या है, इजी उपाय ऑलवेज समझते हैं, करने के लिए इजी है और वो काम आएगा, इसीलिए ज्यादा स्प्रेड होते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि लोगों ने ये हमेशा कंफर्म करना चाहिए। तो मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी आप लोगों को बताएंगे कि ये सब चीजें गलत है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे डिस्कशन से समझेगा कि हाँ, जो वो फॉलो कर रहे हैं ये गलत है। हम लोग ने कोविड में भी बहुत देखा है, लोग बहुत सारे मिश्रण, काढ़ा, ये वो पी के, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे कि जिनका एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग चेंज हो गया है बिकॉज ये ओवर उपाय करने की वजह से। सो डेफिनेटली ये काम करते रहेंगे, बट कम मात्रा में यूज करेंगे। और सबसे पहले है प्रिवेंशन। ये वायरल इलनेसेस के लिए बहुत अच्छा टूल हमारे हाथ में है, जो प्रिवेंशन है, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो यूज करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगा, अदर देन हम लोग ये सब धारणाएं पे फॉलो करें। जो साइंटिफिक एविडेंस है, अभी जो हम लोग जो न्यूज पे डिस्कस कर रहे हैं कि 1 से 9 में से 1 को इन्फेक्शन है, बट ये सिर्फ टेस्टेड सैंपल में है। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो हमें आती है, हमें ट्रस्टेड सोर्स से कंफर्म करनी चाहिए। हम लोग कोई भी बाहर का पैकेट यूज करते हैं, खाना यूज करते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स सब देख के यूज करते हैं। तो कोई भी चीज ऐसा मेडिकल एडवाइस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको कंफर्म करके यूज करना, ये या फिर आपके घर वाले दूसरे लोगों को देना, ये एजुकेटेड सिटीजन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने मुझे लगता है क्रक्स ऑफ द शो बोल दिया मैम, कि आप देखिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी का होना भी बहुत जरूरी है। यही था हमारा मकसद आज का इस चर्चा के लिए भी, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर कीर्ति सबनीस, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त के लिए। डॉक्टर रमन गंगा
खेडकर सर, थैंक यू सो मच सर। आप बड़े इंसाइटफुल आपने आज हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करी। धन्यवाद। शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।